नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की ज्योग्राफी की क्लास। जो रिमेनिंग बचा हुआ था दक्षिण अमेरिका में, थोड़ी सी चीजें बची हुई हैं, बस कंप्लीट हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका। चलिए, मोस्ट ऑफ द थिंग्स हो चुके हैं, अब हम आते हैं कृषि पे। कृषि, यहाँ पे क्या क्या चीजें उगाई जाती हैं, ठीक है। आपको पता है कि जैसे अपने यहाँ नॉर्थ ईस्ट में यानी पूर्वोत्तर में शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्थानांतरित कृषि जो की जाती है, या स्लैश एंड बर्न कृषि भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको अफ्रीका पढ़ाया था, तो मैंने बताया था यहाँ पे स्लैश एंड बर्न, ठीक है। इसको स्लैश एंड बर्न एज इट इज पूछा गया है पीछे इसमें। कृषि किसको कहते हैं? दूसरा आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, या स्थानांतरित कृषि। ये तीनों नाम या दोनों नाम एक ही कृषि के हैं, वो है आपकी झूम कृषि। इसको झूम कृषि भी कहते हैं, झूम कृषि, ठीक। तो ये तीनों नाम एक ही कृषि के हैं, बस ये लोकली या इंग्लिश में चेंज होकर अलग अलग भाषा में हम बोल देते हैं। तो अफ्रीका की देखी थी, अब हम देखेंगे दक्षिण अमेरिका की कौन कौन सी कृषि यहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है। तो पहले देखेंगे स्थानांतरित कृषि। तो यहाँ पे दो प्रकार की कृषि की जाती है, रोका जो कि ब्राजील में की जाएगी, और कोनुको जो कि वेनेजुएला में की जाएगी, ठीक है। और मैंने बताया था इसमें इस कृषि में होता क्या है। झूम कृषि में एक जगह वन काट के यानी जनजातियां होती हैं जहाँ पे विकसित क्षेत्र कम होता है या मेन स्ट्रीम से जुड़े नहीं होते हैं, वो जनजातियां आके अपने जीवन यापन के लिए या सर्वाइवल के लिए एक क्षेत्र के पौधों को पेड़ को काट देते हैं, वहां जला देते हैं, फिर बीजों को जो है बिना जुताई के ऐसे छिटक देते हैं। जब बारिश होती है तब ये क्या बन जाते हैं, उग के पेड़ पौधे या फसल के रूप में तैयार हो जाते हैं। फिर ये 2-3 साल तक यहीं पर इसी तरह इसी प्रोसेस इसी प्रक्रिया के तहत ये फसल उगाते रहते हैं। जब यहाँ की उर्वरता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, तब ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, वहां सेम प्रोसेस अपनाते हैं। इसको कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। तो रोका आपकी जो लोकल लैंग्वेज में यहाँ की स्थानीय भाषा में बोला आता है रोका। ये रोका कृषि आपकी ब्राजील में प्रैक्टिस की जाती है, कोनुको आपकी वेनेजुएला में की जाती है। ये सबकी लोकेशन में आपको दिखा चुकी हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये फैक्चुअल आता है आपसे पूछने के लिए मैचिंग में होता है, यानी कि आपको एक तरफ कृषि दिया होगा, ठीक है, दूसरी तरफ आपके देश दिए होंगे, तो आपसे एक तो मैचिंग के लिए आ जाएगा, दूसरा कि पूछ देगा कि इस टाइप की कृषि किस देश में प्रैक्टिस की जाती है। तो ये याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्थायी कृषि। ये तो हो गई आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्थानांतरित कृषि। स्थायी कृषि देखते हैं क्या क्या यहाँ पे उगाया जाता है। कहवा, कहवा ब्राजील में उगाया जाता है, ठीक है। यहाँ कहवा के बागानों को मैं अगेन फिर से बता रही हूँ, फिजेंटा कहा जाता है, ठीक है। जो बागान होते हैं उनको फिजेंटा बोला जाता है। कोलंबिया में कहवा के बागानों को फिनका बोला जाता है। फिर से बता रही हूँ, ये पीछे मैं पढ़ा चुकी हूँ। टेरेरेक्सा जो मृदा है, इसी मृदा में कहवा को बोया जाता है या उगाया जाता है। इसमें आयरन ऑक्साइड की रिचनेस होती है, यानी आयरन ऑक्साइड बहुतायत मात्रा में पाया जाता है टेरारॉक्सा मृदा। अगर पूछ दे कहवा उत्पादन की मिट्टी कौन सी है, किस मिट्टी में उत्पादन जाता है या उत्पादन होता है, तो टेरारॉक्सा। अगर पूछ दे इसमें किस तत्व की अधिकता होती है, तो आयरन ऑक्साइड की, ठीक है। ब्राजील में टेरारॉक्सा बोलते हैं इसको। इसके अलावा ब्राजील में विश्व में सबसे ज्यादा कहवा का उत्पादन किया जाता है। इथियोपिया जो है इसका मूल स्थान है, यानी कहवा का सबसे पहले उत्पादन कहाँ किया गया, वो इथियोपिया में किया गया। नेक्स्ट आएंगे कोको। कोको दक्षिण अमेरिका में ब्राजील और वेनेजुएला में उगाया जाता है। कसावा इंपॉर्टेंट नहीं है। केला देखेंगे, पूछा गया है, केला आपको इक्वाडोर में उगाया जाएगा, ये आप देखेंगे यहाँ पर। तो ये मैंने यहाँ पे छोटा सा मैप बनाया हुआ है, तो आपको इक्वाडोर यहाँ पे होगा, ठीक है, पश्चिम साइड में। तो यहाँ पे इक्वाडोर होगा। तो यहाँ पर क्योंकि ये इक्वेटर से होकर गुजर यानी 0 डिग्री अक्षांश जो है इक्वेटर विषुवत रेखा यहाँ से गुजर रही होती है, इसलिए गर्म क्षेत्र होता है। ये केला वाली जो फसल होती है वो गर्म क्षेत्रों में ही उगाई जाती है, ठीक है। रबर, रबर ब्राजील में उगाई जाती है। मूल स्थान इसका ब्राजील ही है, ठीक है। रबर सबसे ज्यादा दक्षिण अमेरिका में ब्राजील में उगाया जाता है और मूल स्थान ब्राजील ही है, सबसे पहले यहीं पे उगाया गया था। कपास ब्राजील में उगाया जाएगा, क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है और अमेजन बेसिन यानी जहाँ पानी की सोर्सेज अधिक होंगे, जहाँ पर पानी अधिक मात्रा में होगा ताकि इस फसल को प्रोसेस किया जा सके, वहीं पर ये फसल उगाई जाती है। जैसे आपके यहाँ इंडिया में
अफ्रीका में देखा था हमने नील नदी के किनारे कपास और जो धान है वो उगाया जा रहा था। ये पानी रिच यानी कि बहुत ज्यादा पानी जिनमें लगता है वो फसलें केवल पानी वाले क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। तो यहाँ नील नदी आपकी जा रही थी अफ्रीका में, यहाँ सूडान और मिस्र में ये कपास और क्या बोलते हैं धान वगैरह उगाया जा रहा था। आपके अमेजन बेसिन में पानी काफी नदियां आकर ट्रिब्यूटरी छोटी छोटी मिलती हैं, तो यहाँ पर भी कपास उगाया जाएगा। भारत में अगर देखेंगे तो भारत के आप जाएंगे इधर तापी, नर्मदा, ठीक है, और बहुत सी लोकल छोटी छोटी नदियां हैं, तो इस वाले प्रोसेस में यानी गुजरात में कपास काफी उगाया जाता है। फिर पश्चिम बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा बनेगा यहाँ पर, तो जहां पर पानी की बहुतायत होती है वहीं पर कपास उगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। गन्ना। गन्ना ब्राजील में सबसे बड़ा उत्पादक यानी ब्राजील जो है गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता है आपका भारत आता है। मक्का। मक्का भी ब्राजील में उगाया जाएगा, क्यों? क्योंकि ये जलवायु कैसी होगी, मक्का के लिए कैसी जलवायु चाहिए होगी, ऑब्वियसली गर्म जलवायु चाहिए होगी, वर्षा हो अच्छी खासी, है ना। तो आपका मक्का यहीं पर उगाया जाएगा, ब्राजील में ही उगाया जाएगा। गेहूं अर्जेंटीना, इसके लिए ठंडी जलवायु चाहिए होती है, तो ठंडी जलवायु कहाँ मिलेगी? चिली में मिलेगी, ठीक है, चिली में मिलेगी, अर्जेंटीना में मिलेगी, थोड़ी बहुत ब्राजील के जब इधर इक्वेटर के दक्षिण में यानी मकर रेखा से नीचे जाएंगे यहाँ पर, तो इस क्षेत्र में भी ब्राजील में देखने को मिलेगी। तो गेहूं सबसे ज्यादा अर्जेंटीना, क्योंकि ये ठंडी जलवायु यहाँ पर है, फिर ब्राजील वगैरह। सूरजमुखी ये भी अर्जेंटीना, क्योंकि ये भी थोड़ी सी जलवायु यहाँ पे ठंडी रहती है, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, यानी मध्यम तापमान इसके लिए चाहिए होता है। वो सारी फसलें आप दिमाग लगाएंगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है, सारी फसलें यहीं पे उगाई जाएंगी। सोयाबीन। सोयाबीन भी ब्राजील में उगाया जाएगा, क्योंकि इसको भी बहुत ज्यादा तापमान और वर्षा चाहिए होती है, ठीक है। संतरा, अंगूर यानी सिट्रस फ्रूट या खट्टे फल आपके कहाँ उगाए जाएंगे? अगेन मैंने आपको बता चुकी हूँ, कई बार बताया है। तो ये हमेशा महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर यानी मध्य चिली में पाए जाएंगे, ये वाले जो फ्रूट्स हैं, ठीक है, या इस तरह की जलवायु है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ये फ्रूट्स उगाए जाते हैं, ठीक है। तो कहाँ होंगे ये मध्य चिली में आएगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पशुचारण। तो यहाँ इंडिया की तरह सबसे ज्यादा पशुओं की संख्या है, यहाँ पर पशुपालन पर ज्यादातर लोग डिपेंडेंट रहते हैं। तो सबसे ज्यादा पशुचारण कहाँ होता है? अर्जेंटीना आपका, फिर उरुग्वे, फिर पराग्वे। यानी आप देखेंगे दक्षिण अमेरिका का मैप, तो ये आपका अर्जेंटीना हो गया, यहीं से आपका पराग्वे लगा हुआ है, इधर उरुग्वे लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका पराग्वे, ये उरुग्वे, ये अर्जेंटीना। तो इस वाले पूरे क्षेत्र में पशुचारण ज्यादा होता है, ठीक है। विश्व में पशुओं की सर्वाधिक संख्या ब्राजील में है, गोवंशी, लेकिन सर्वाधिक अगर पशुओं की बात करें तो ब्राजील हो जाएगा, लेकिन केवल गोवंशी, ठीक है, गोवंशी जो होते हैं, बोवाइन जिनको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, बोवाइन, जो बोवाइन्स हैं वो कहाँ पे पाए जाएंगे? ये अर्जेंटीना में, यानी जैसे बैल है, गाय है, इस तरह के इनके गोवंशी परिवार के जितने भी जानवर हैं वो कहाँ पे होंगे? अर्जेंटीना में ज्यादा होंगे। कुल पशु अगर है, कुल देखा जाए टोटल सारे बकरी, भेड़, गाय, ये सब सबसे ज्यादा ब्राजील में होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो भी चीजें हैं आपने एटलस में मार्क करते जाइएगा। ये टेरा डिल फ्यूगो एक आइलैंड है, एक द्वीप है, ठीक है, जो मैगलन जलसंधि द्वारा अलग किया जाता है। मैंने आपको दिखाया था मैप, जो कल मैंने क्लास ली थी आपको मैंने बहुत सारे मैप दिखाए थे, एक बार फिर से दिखा दे रही हूँ यहाँ पे। जस्ट अ मिनट। तो देखिए यहाँ पे टेरा डिल फ्यूगो एक आइलैंड है जो सबसे दक्षिण में स्थित है अमेरिका के। जो मैगलन जल संधि है आपकी, ये मैगलन जल संधि है, ठीक है, मैगलन स्ट्रेट हो गया। ये मैगलन स्ट्रेट जो है दक्षिण अमेरिका को दो भागों में, यानी दो भागों में क्या, एक छोटे से भाग में, नन्हे से भाग में दक्षिण में बांट देता है। कटाफटा आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, इसको फियोर्ड तट कहते हैं। फियोर्ड तट मैं बता चुकी हूँ किसे कहते हैं, ठीक है, तो इसको रिवाइज करते रहेंगे। तो ये आपका टेरा डेल फ्यूगो द्वीप है, ये जो इतना सा पार्ट है ये टेरा डेल
फ्यूगो द्वीप है। किसके द्वारा विभाजित किया जाता है? तो मैगलन स्ट्रेट के द्वारा विभाजित किया जाता है। सेस दक्षिण अमेरिका को, टेरा डिल फ्यूगो को। ठीक है, तो ये द्वीप देख लिया आपने। अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं अलग से। ये रहा आपका टेरा डिल फ्यूगो द्वीप। मैगलन जल संधि द्वारा अलग किया जाता है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं पहले ही मैप में दिखा के। चिली के कटे फटे द्वीपों को फियोर्ड तट कहते हैं, ये भी बताया मैंने। ठीक है, रियो डी जेनेरियो को फैशन नगरी कहा जाता है। रियो डी जेनेरियो को फैशन नगरी कहा जाता है। रियो डी जेनेरियो कहाँ है? मैं आपको लोकेशन दिखा देती हूँ। यहीं पर एक सेंटोस द्वीप है आपका। सेंटोस आइलैंड है जो ब्राजील का प्रमुख बंदरगाह है। यहाँ से कहवा का सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है, इसलिए इसको कहवा पत्तन यानी कोको या कहवा सीपोर्ट बोला जाता है। ठीक है, इसे ब्राजील में विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन किया जाता है। एडिशनल जानकारी आपके लिए। सबसे पहले हम शहर देख लेते हैं सारे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सारे शहर वो देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कहीं ना कहीं क्वेश्चन उनसे जुड़ा हुआ है। ओके, तो ऊपर से नीचे करते हैं। सबसे पहले आइए, मैंने आपको बताया था कि एक इधर मैगडलेना रिवर है, मैं इसको मार्क कर रही हूँ, आप भी मार्क कर लीजिएगा। इधर मराकाइबो झील है। ठीक है, ये ओरनेको रिवर है, आपकी ओरनेको नदी है। इधर गुरी जलप्रपात है, एंजिल जलप्रपात है जो कि कैरो नदी पर था। ठीक है, आपकी ओरनेको की सहायक जो कैरो नदी थी। वहीं पर आपका आगे बढ़ नीचे आएंगे तो ये आपकी अमेजन नदी है। अमेजन नदी की सहायक जितनी भी नदियां हैं, जैसे निग्रो हो गई आपकी, मडीरा, पुरुष, तापाजोस, ये सब किसकी सहायक है? ये अमेजन की सहायक है। यहीं पर आपका ये मराजो द्वीप दिया है, इसको मार्क कर लेना हिंदी में, हिंदी वाले एटलस में मराजो द्वीप। ठीक है, इसका नाम है मराजो द्वीप। ये किस पे स्थित है? ये अमेजन नदी पे स्थित है। जैसे नदी द्वीप इसको बोला जाता है, क्या बोला था? नदी द्वीप। जैसे अपने यहाँ माजुली द्वीप है, वैसे ही मराजो द्वीप है। तो इसको अंतरतम बंदरगाह भी बोला जाता है। ये मुहाने पर स्थित है अमेजन के, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे हम देखेंगे, आपको पढ़ा चुकी हूं मैं क्या है, चिम्बोरोजो, कोटोपैक्सी, ये सब ज्वालामुखी पर्वत हैं। ठीक है, कोटोपैक्सी सबसे हाईएस्ट जो ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी है, चिम्बोरोजो यहीं पे है। उसके अलावा बोरबोरे में भी बता चुकी हूँ आपको। नीचे जाएंगे हम थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो सारी क्वेश्चंस आपके यहाँ से क्लियर हो रहे हैं वो एटलस से हो रहे हैं। आप मत करिएगा कि एटलस, बिना एटलस के पढ़ने की कोई भी गलती मत करिएगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं आपको पाउलो अल्फांसो जलप्रपात। ये पाउलो अल्फांसो जलप्रपात है किस नदी पर? साओ फ्रांसिस्को नदी पर। ठीक है, आपने यहाँ, मैंने कल इसको पढ़ाया था। यहीं पर आपका अभी मैंने बताया था कि कहवा पत्तन है एक, मिनट इसको हम ढूंढ लेते हैं। अभी नीचे आएंगे हम, फिर अटाकामा हो जाएगा, टिटिकाका झील हो जाएगी। ठीक है, बोलिविया का पठार हो गया, ये आपका ओजाज डेल सलाडो ज्वालामुखी पर्वत हो गया जो निष्क्रिय पर्वत है। पिलकोयामा की नदी, पराग्वे नदी, पराना नदी। ठीक है, यहाँ गैरो गुयारा जलप्रपात हो गया, इगुसाओ जलप्रपात हो गया जो पराना नदी पर स्थित है। नीचे आएंगे हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा रियो डी प्लाटा, यानी कि पराना नदी का जो मुहाना है, जो पराना नदी यहाँ पर आके मिलती या समुद्र में मिलती है, उसको रियो डी प्लाटा बोला जाता है। उसके बाद यहाँ बाहिया ब्लांका स्थित है। बाहिया ब्लांका डेयरी के लिए बहुत, डेयरी और मांस के लिए बहुत फेमस है, शहर है एक यहाँ का इम्पोर्टेंट। अकांका गुआ आपकी ऊंची चोटी हो गई यहाँ की। ठीक है, एंडीज की। उसके नीचे जाएंगे हम तो ये सारी चीजें तो मैंने आपको दिखाई दिया है। फिर टिएरा डेल फ्यूगो आपका द्वीप हो गया जो मैगलन जल संधि के द्वारा अलग किया जाता है सेस अमेरिका से। केप ऑन, ये यहाँ दक्षिणतम बिंदु हो गया आपका। और आता है यहाँ पे पुंटा अरेनास। ठीक, पुंटा अरेनास एक द्वीप है जो सबसे दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है दक्षिण अमेरिका का।
उसके अलावा हम दूसरा पॉलिटिकल, ये फिजिकल था, पॉलिटिकल मैप देखेंगे तो पॉलिटिकल मैप से बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ क्लियर हो जाएंगे, जैसे कुछ शहर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, कुछ बंदरगाह हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैंने आपको मार्गरीटा आइलैंड बताया था, कोको कुराकाओ द्वीप बताया था। ठीक है, इन सब के बारे में आप पीछे फिर से पढ़ के एक बार देखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे कार्टाजेना शहर है, ठीक है, आपके कोलंबिया में। इसके अलावा नदियां हम छोड़ देंगे क्योंकि हम बार बार देख रहे हैं वही चीजें। मराजो आपका द्वीप हो गया, ठीक है, जो अमेजन नदी के मुहाने पर स्थित है। ये बेलम, बेलम बंदरगाह है जो रबड़ के लिए फेमस है। ठीक है, यहाँ से रबड़ का जो आयात निर्यात किया जाता है। इसके अलावा एक रेसिफे बंदरगाह है, रेसिफे, ये हम पढ़ेंगे अभी, रेसिफे बंदरगाह। ठीक है, तो ये रेसिफे भी ब्राजील में होगा, बेलम भी ब्राजील में होगा, मराजो द्वीप भी ब्राजील में ही होगा। इसके अलावा एक कराजा शहर है, इटाविरा शहर है, ये सब ब्राजील में है। बेला हॉरिजेंटे, ये भी ब्राजील में है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे किस लिए फेमस है। ये लॉ हेयर्स और खनिजों के लिए फेमस है। ठीक है, इसके अलावा हम नीचे जाएंगे तो साओ पाउलो यहाँ का शहर है, ब्राजील का, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सैंटोस द्वीप है जो कॉफी के लिए फेमस है, कहवा पत्तन इसको बोला जाता है। रियो डी जनेरियो जो शहर है जहाँ पर 1992 की जो जैव विविधता सम्मेलन हुआ था वो यहीं पर हुआ था, रियो डी जनेरियो में ही। इसके अलावा यहाँ का आपके एक लिथियम ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, लिथियम ट्रायंगल किन शहरों के बीच या किन देशों के बीच बनता है, तो आपका इधर चिली आ जाएगा, इधर अर्जेंटीना आ जाएगा, इधर कोलंबिया आ जाएगा। ठीक है, तो 3 देशों के बीच बनता है आपका लिथियम ट्रायंगल। इसके अलावा ब्यूनस आयर्स, ये फेमस शहर है यहाँ का, किस लिए है वो देखेंगे आगे। रियो डी प्लाटा पढ़ लिया हमने। फिर नीचे जाएंगे, बाहिया ब्लांका मांस और डेयरी के लिए फेमस है। फिर नीचे जाएंगे तो ऑलमोस्ट चीजें हो गई हैं। ये फॉकलैंड भी देख लिया, मैगलन, टिएरा डेल फ्यूगो, ऑलमोस्ट चीजें खत्म हो गई हैं। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो की बात की थी, ये आपके दक्षिण बोल रहे हैं, दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में है। ठीक है, ब्राजील में है ये। इसे फैशन नगरी कहा जाता है, इसे फैशन नगरी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ फैशन शोज अक्सर हुआ करते हैं। सेंटोस द्वीप मैंने बताया था, ठीक है, ये भी ब्राजील में है। ये प्रमुख बंदरगाह है, कहवा बंदरगाह से के रूप में जाना जाता है क्योंकि कहवा का यहाँ से निर्यात किया जाता है। उसके बाद वेनेजुएला आता है। वेनेजुएला मैंने आपको दिखाया था, सबसे ऊपर आपका स्थित है वेनेजुएला। ठीक है, अगर ऊपर जाएंगे तो यहाँ आपका वेनेजुएला स्थित है, ये वाला पार्ट है जो वेनेजुएला देश है। यहाँ पे प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम ये सब पाया जाता है। ये मैंने बताया था कि जितने भी तटीय क्षेत्र होंगे, कोस्टल रीजन होंगे, वहां पर प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम वगैरह इनकी माइनिंग की जाती है। ठीक है, मराइकैबो झील भी यही वेनेजुएला में है। अब आते हैं इक्वाडोर। इक्वाडोर बात करें तो ये वाला पार्ट है आपका पश्चिम वाला। ठीक है, इसकी राजधानी क्विटो है। इसमें सबसे ऊंचाई पर स्थित यह राजधानी, यानी विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित अगर कोई राजधानी है तो आपकी क्विटो है। किसकी राजधानी है? इक्वाडोर की है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? एंडीज पर्वत श्रृंखला के ऊपर स्थित है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो ये फैक्ट है, याद रखिएगा। एंडीज पर्वत विश्व के सबसे ज्यादा ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत, यानी एंडीज पर्वत जो है इसमें सबसे ज्यादा अगर ज्वालामुखी कहीं पाए जाते हैं तो वो एंडीज पर्वत में पाए जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित तिब्बत की ठीसू सिकेरू झील, टीटिका ठीसू सिकेरू झील है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी आती है टिटिकाका, ये दूसरे नंबर पे है। टिटिकाका नौकायन झील है जो सबसे ऊंचाई पर अवस्थित है। ठीक है, सबसे पहली ऊंचाई पर कौन सी स्थित है? ठीसू सिकेरू, जो कहाँ है? तिब्बत में स्थित है। उसके बाद जो नौकायन झील आएगी वो टिटिकाका, ठीक है, पेरू और कोलंबिया की सीमा पर। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो दक्षिण अमेरिका में 13 देश हैं, आपको पता है, यहाँ पे बता दूं मैं, ये इन्फॉर्मेशन पहले छूट गई थी तो यहाँ पे आप भी देख लीजिए। ठीक है, यहाँ टोटल कितने हैं? 13 देश हैं, जिसमें सबसे बड़ा आपका ब्राजील हो जाता है और 10 देशों की सीमा ब्राजील से लगती है। ठीक है, आप देखेंगे अगर मैप में, एटलस में देखेंगे तो कई सारे देश, यानी लगभग 10 देशों की सीमा ब्राजील से लग रही होगी। केवल चिली और इक्वाडोर की सीमा इससे नहीं लगेगी। किसकी? चिली। तो चिली आपका देख रहे हैं पश्चिम साइड में अवस्थित है ना, पश्चिम साइड में चिली आपका अवस्थित है, इक्वाडोर भी पश्चिम साइड में अवस्थित है। तो यहाँ पर आपके कोलंबिया आ जाते हैं और
ये आपका कोलंबिया हो गया, इधर बोलिविया हो गया, है ना। तो ये बॉर्डर बना लेते हैं, इधर आपका ब्राजील आ जाता है, ये वाला पूरा पोर्शन। तो ये यहाँ पे ढक जाता है, यानी कि आपकी इक्वाडोर की सीमा नहीं लगेगी और चिली की सीमा नहीं लगेगी, दोनों पश्चिम में स्थित है। किससे नहीं लगेगी? ब्राजील से। बाकी 13 देशों की सीमा लगती ही है। 10 देशों की सीमा ब्राजील से लगती है, ठीक है। 13वां तो खुद ब्राजील हो गया। उसके बाद बात करते हैं दो स्थल अवरुद्ध, यानी लैंडलॉक कंट्रीज हैं। लैंडलॉक कंट्रीज वो जिनकी सीमा पानी से या समुद्र से नहीं लगती है, स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं इनको। तो बोलिविया आपका, पराग्वे, ठीक है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि बोलिविया और पराग्वे जो है, अगर इधर देखेंगे तो आपको बोलिविया यहाँ से आ जाएगा और पराग्वे यहाँ आ जाएगा। तो ये जो है पूरी तरह से लैंडलॉक कंट्री, इनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोलंबिया से लेकर जो एंडीज है, कोलंबिया से लेकर दक्षिणी चिली तक ये पूरा पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। अमेजन नदी के तट पर ब्राजील में स्थित मानोस बंदरगाह दुनिया का सबसे अंतरतम बंदरगाह, मैंने आपको दिखाया था अभी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपका मनोस स्थित, जहाँ ब्राजील का पूरा भाग आ रहा था, यहाँ अमेजन नदी मुहाना बना रही थी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक है। यहीं पे आपका मनोस बंदरगाह स्थित था। तो ये क्या है? आपका अंतरतम बंदरगाह है। सिलवास, सिलवास में पढ़ा चुकी हूँ, ये वर्षा वन है, ठीक है। सदाबहार वन है, यहाँ अमेजन नदी घाटी में अवस्थित है। दुनिया में सबसे ज्यादा सघन वर्षा वन अमेजन घाटी में सिलवास सिलवास कहे जाते हैं, या जो भी है वर्षा वन किनको कहेंगे, वो सिलवास कहेंगे, ठीक है। कहाँ पाए जाएंगे? तो ब्राजील में पाए जाएंगे ये। उसके बाद वर्षा वनों में महोगनी वृक्षों की अधिकता होती है। कुछ वर्षा वन है या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगने वाले वृक्ष हैं, इनको महोगनी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये उगते हैं। अटाकामा मरुस्थल दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। यहीं पे एक छोटा सा अटाकामा के अंदर ही अरिका मरुस्थल है, ठीक है। तो अटाकामा कहाँ विकसित है? आपका चिली विली में आ जाएगा, चिली। फिर उसके बाद अर्जेंटीना, अगर देखेंगे इसकी लोकेशन तो भाई यहाँ पे आपका आ जाएगा, है ना, इस तरह से। तो अटाकामा हो गया आपका शुष्कतम मरुस्थल, या कहाँ पे विस्तृत है? उत्तरी चिली में विस्तृत है, ठीक है। महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर हमेशा ठंडी जलधारा व पूर्वी तट पर हमेशा गर्म जलधारा पाई जाती है। ये मैंने आपको बता दिया है। ठंडी जलधारा जहाँ पे होगी, वर्षा कम होगी, वहां पर रेगिस्तान बनेंगे। और पूर्वी तट पर बहेगी तो वहां पर वर्षा भी होगी और थोड़ा सा मौसम अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, पेरुवियन जलधारा का पता हम्बोल्ट नामक एक भूगर्भ वैज्ञानिक ने लगाया था, इसलिए हम्बोल्ट नाम रख दिया गया। सीधी सी बात है, जो जिस देश या जिस आइलैंड की खोज करता है, जलधारा की खोज करता है, उसी के नाम पर रख दिया जाता है। ठंडी जलधाराओं में वाष्पीकरण नहीं होता है, इसलिए वर्षा नहीं होती है। मैंने ये भी बताया आपको, ठीक है। वाष्प या फिर जल वाष्प या वाटर वेपर नहीं होता है, इसलिए वर्षा नहीं कराती है ये। वेनेजुएला व दक्षिणी ब्राजील में लानोस, कि घास के मैदान में मैंने आपसे कहा था कि एक दिन 10 मिनट का वीडियो में बना दूंगी विश्व में कौन से घास के मैदान कहाँ पे पाए जाएंगे और क्यों पाए जाएंगे, है ना। तो वेनेजुएला और गुयाना में जो है वह दक्षिण ब्राजील में लानोस व कैंपोस व सवाना जलवायु पाई जाती है। आपको वेनेजुएला फिर अगेन यहाँ पे मैप बना के दिखा दे रही हूँ मैं आपका। वेनेजुएला कहाँ पे होगा? आपका वेनेजुएला यहाँ पे होगा, ठीक। गुयाना आपका यहाँ पे होगा, तो ये वेनेजुएला हो गया, ये गुयाना हो गया, और बाकी जो शेष बचा ये ब्राजील हो गया, है ना। तो यहाँ पर आपकी कैसी जलवायु पाई जाएगी? सवाना प्रकार की जलवायु, यानी आपका इक्वेटर यहाँ से गुजर रही है, यानी 0 डिग्री अक्षांश यहाँ से गुजर रहा है, तो इसके उत्तर में जब ऊपर की तरफ जाएंगे और दक्षिण में जब नीचे की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर ये वाला क्षेत्र जहाँ पे तापमान कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वाला क्षेत्र तापमान कम हो जाएगा, ये वाला क्षेत्र क्या होगा? तापमान बहुत ज्यादा होगा। तो ऊपर जाएंगे तो तापमान कम होगा, नीचे जाएंगे तो तापमान कम होगा, है ना, इस रेखा के नीचे ऊपर। तो यहाँ पर आपकी सवाना जलवायु पाई जाएगी, उपोष्णकटिबंधीय होती है ये जलवायु। यहाँ पर तापमान कम होता है, उपयुक्त या मॉडरेट या मध्यम प्रकार का होता है। वर्षा सदाबहार वनों की अपेक्षा में कम होती है यहाँ पे, ठीक है। लंबी लंबी घासें ज्यादा उगती हैं, पेड़ इक्का दुक्का उगते हैं। पेड़ क्या होंगे? इक्का दुक्का उगेंगे। घासें जो होती है वो लंबी लंबी होती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे जेब्रा और बाकी जानवर पाए जाते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अर्जेंटीना और उरुग्वे में प्रेरी जलवायु पाई जाती है। ये शीतोष्ण
कटिबंधीय जलवायु होती है। मुलायम लंबे घास के मैदान पाए जाते हैं जिसे पम्पास कहते हैं। तो ये सब चीजें अभी यहाँ समझ लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, लेकिन इसके लिए मैं 10 मिनट का जो वीडियो बनाऊंगी उसमें सारी चीजें आपको समझा दूंगी, है ना। तो अर्जेंटीना और उरुग्वे लोकेशन तो देख ही चुके हैं, बार बार दिखाने का मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जैसे यानी इक्वेटर से नीचे जाएंगे तो ठंडी जलवायु, ऊपर जाएंगे तो ठंडी जलवायु, थोड़ा दूर होते जाएंगे, जितना दूर जाएंगे उतना ही तापमान कम होता जाएगा। तो जब अर्जेंटीना तक पहुंचते हैं, उरुग्वे तक पहुंचते हैं, तो यहाँ पर तापमान कम हो जाता है। तो यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाएगी, थोड़ी ठंडी हो जाएगी, तो शीतोष्ण जलवायु हो जाती है। तो इन जलवायु वाले मैदानों में जो घास या घास के मैदान जो पाए जाते हैं उनको प्रेरी टाइप मैदान कहते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ी ठंडी होगी, बर्फ जमी रहेगी थोड़ी बहुत, कभी कभी बर्फबारी हो जाती है। तो घासें जो होती है वो छोटी छोटी होती है ना, छोटी छोटी घासें होंगी, कभी कभी बर्फ के थ्रू वर्षा होगी, ऐसे ऐसे जैसे हमारे यहाँ रेन होती है वैसी नहीं, बर्फ के थ्रू बर्फबारी होगी। तो इनको प्रेरी घास के मैदान बोला जाता है। मुलायम लंबे घास के मैदान होते हैं जिसे पंपास कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पंपास कहाँ पाए जाएंगे, आपके अर्जेंटीना में पाए जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। दक्षिणी ब्राजील से 3 नदियां कौन कौन सी, पराग्वे, पराना, उरुग्वे, 3 नदी। यहाँ पर देखिए दो तो देसी है, इसी के नाम पे निकलती है, यानी आपका पराग्वे है तो पराना हो जाएगा, उरुग्वे है तो उरुग्वे से उरुग्वे नदी निकलेगी। बाकी आपका बच जाता है, नहीं, पराग्वे से पराग्वे नदी, उरुग्वे से उरुग्वे नदी, और पराना यहाँ की एक नदी है, ठीक है। तो ये तीनों नदियां कहां से निकलेंगी, दक्षिणी ब्राजील से निकलेंगी, और ये कहां प्रवाहित होंगी, रियो डी प्लाटा तंत्र में आपको दिखाया था। ये प्लाटा जो तंत्र है 3 नदियों का समूह है, ठीक है। तो रियो डेला प्लाटा या रियो डी प्लाटा कहते हैं इस तंत्र को। इसके अलावा हम बढ़ेंगे खनिज की तरफ। खनिज, तो दक्षिण अमेरिका में खनिज कहाँ पाए जाएंगे, खनिज में लौह है सबसे पहले आएंगे। तो ब्राजील में बेला होरिजेंटे एक शहर है, और कराजास, ये मैंने आपको दिखाया था, मैप जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है उस मैप में देखिएगा आप, बेला होरिजेंटे और कराजास ये 2 शहर हैं कहाँ के, ब्राजील की। यहाँ पर लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर निकाला जाता है, आयरन की माइनिंग होती है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे, बेला होरिजेंटे और कराजास में, और इटाविरा में, ठीक है। तो इसको मैंने बना लिया बेकई। अब आप कुछ भी बना सकते हैं, आपको जैसे याद हो जाए, कोई भी एक्रोनिम तोड़ के, या बीसी ई भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक बार आपको ये भी बताया था कि बीसी मैंने एक एक्रोनिम बनाया था, ठीक है। तो बिफोर क्राइस्ट इरा, बिफोर क्राइस्ट इरा, तो यहाँ पर ये भी देख ले सकते हैं, बीसीई हो गया, है ना। हालांकि टाविरा यहाँ पे आई से होगा, लेकिन हमने क्या बना लिया, ई, हमें याद रखना है। तो ये लॉ है आपके आयरन और माइनिंग क्षेत्र हो गए, ब्राजील के बेरा होरिजेंटे, कराजास, इटाविरा, ठीक। मैग्नीज, मैग्नीज ब्राजील में होता है। सोना ब्राजील में होता है। यूरेनियम अर्जेंटीना और ब्राजील में होता है, मेनली जो आपका अर्जेंटीना में होता है, ठीक है। तांबा, तांबा की खान है चुक्की कमाटा, चिक्की या चुक्की कमाटा, ये चिली में स्थित है, ठीक है। तो ये इसको कॉपर कैपिटल भी बोला जाता है, कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाएगा, चिक्की कमाटा को। अब ये कहाँ है, तो आपके चिली में है। ची यानी ची फॉर चिली, ची फॉर चिक्की कमाटा, तो इसको याद रखिएगा। कॉपर कैपिटल भी बोला जाता है। इसका सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है आपका चिली, ठीक है। टीन बोलिविया में पाया जाएगा आपका। टंगस्टन भी बोलिविया में पाया जाएगा। टीटी दो है, दोनों कहाँ पाए जाएंगे, बोलिविया और मतलब टीन और टंगस्टन दोनों ही बोलिविया में पाए जाएंगे। चांदी आपकी पेरू में पाई जाएगी, सर्वाधिक मैक्सिको में इसका उत्पादन होता है, लेकिन दक्षिण अमेरिका की बात करें तो आपकी पेरू में, ठीक है। तो यूरेनियम याद रखेंगे, अर्जेंटीना। तांबा, चिक्की कमाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, ठीक है। चिक्की कमाटा चिली में, और चांदी आपके दक्षिण अमेरिका में, पेरू में, ठीक है, सर्वाधिक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये सर्वाधिक अगर होगा तो मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में। बॉक्साइट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद जितना मैंने बताया उतना रखना है। टिन बोलिविया में, टंगस्टन भी बोलिविया में, ठीक है। प्राकृतिक पेट्रोलियम गैस कोई नई चीज नहीं है, बार बार बताया, यानी कोस्टल रीजन जो हो गए जहां पर आपको ये वाला तटीय क्षेत्र होता है वहीं पर प्राकृतिक गैस और तेल पाया जाता है। तो आपका वेनेजुएला यहाँ पर स्थित है, ठीक है, वेनेजुएला हो गया। फिर इधर आएंगे कोलंबिया हो जाएगा, फिर आपका इधर अर्जेंटीना हो गया। तो यही तटीय वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। फॉकलैंड द्वीप इधर हो गया, है ना। तो यहाँ सब कहीं तटीय क्षेत्रों में
ये प्राकृतिक गैस और तेल पाया जाता है। फिर नाइट्रेट, नाइट्रेट चिली में पाया जाएगा। कहाँ? चिली में। उद्योग के प्रमुख नगर, यानी कि उद्योग के प्रमुख ऐसे कौन से शहर हैं उनको हम देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो को फैशन नगरी भी बोला जाता है ना। तो ये एक बंदरगाह है, कहाँ है? ब्राजील में है। ये ब्राजील का दूसरा प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है। यहीं पर 1992 में पृथ्वी सम्मेलन या पृथ्वी कन्वेंशन हुआ था, जो संबंधित था जैव विविधता से। किससे संबंधित था? जैव विविधता से, ठीक है, जैव विविधता से संबंधित था, जो 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था। यहाँ पे क्रिस्ट द रेडिमर, क्रिस्ट या क्राइस्ट द रेडिमर विश्व का सबसे बड़ा स्टैचू भी स्थित है। इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, हालांकि पढ़ लेंगे। साओ paulo, अब आते हैं हम साओ paulo की बात करते हैं। पाउलो, साओ paulo मैंने आपको दिखाया था, ये भी ब्राजील में ही है। ये दक्षिण अमेरिका का, यहाँ पे कर लेना दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। और यहीं पर आपकी कहवा मंडी लगती है, ठीक है। जो सैंटोस आपका सैंटोस बंदरगाह था, या सैंटोस जो द्वीप था, वो किसके लिए फेमस था? कहवा के लिए, है ना। तो साओ paulo के पास ही है आपका सैंटोस, इसलिए सैंटोस और साओ paulo के बीच का लिंक है, जो रेल लाइन है, उसी को कहवा रेल लाइन भी बोला जाता है। और कहवा मंडी कहाँ लगती है आपकी? यहाँ पे साओ paulo में लगती है। कहवा यहाँ से ले जाकर निर्यात कहाँ से किया जाता है? सैंटोस बंदरगाह से, यानी अन्य देशों में कहाँ निर्यात किया जाएगा? सैंटोस बंदरगाह से, ठीक है। तो साओ paulo सैंटोस दोनों इंटरलिंक्ड हैं। विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी यहीं पर लगती है, सैंटोस। कहवा पत्तन कहा जाता है या कॉफी पोर्ट कहा जाता है। साओ paulo से सैंटोस जोड़ने वाली रेलवे लाइन को कहवा लाइन भी बोला जाता है, मैंने अभी बताया। बेला हॉरिजेंटे, बेला हॉरिजेंटे ये भी ब्राजील में ही है, ठीक है। ये लौह अयस्क उद्योग के लिए फेमस है। नेक्स्ट रेसिफे, रेसिफे बंदरगाह भी मैंने आपको दिखाया था, ये चीनी बंदरगाह कहा जाता है, यानी गन्ने का जो उत्पादन होता है उसके बाद जो चीनी तैयार की जाती है वो यहीं से निर्यात की जाती है अन्य देशों को, इसलिए इसे चीनी बंदरगाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट आएगा बेलम, बेलम या पारानगर, ठीक है। ये दोनों रबड़ उद्योग के लिए जाने जाते हैं। आपको बताया था मैंने कि जब यहाँ से आपकी जो अमेजन नदी है यहाँ से निकलती है, तो यहीं पे आपका बेलम बंदरगाह भी होगा, ठीक है। यही इसके बगल में ही वहां पर बेलम बंदरगाह होगा, इसी को पारानगर भी कहते हैं। तो ये रबड़ के लिए फेमस है। ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स आपको पता है अर्जेंटीना की राजधानी है। यहीं पर आटा मिल या वस्त्र उद्योग, कृषि के पर आधारित उद्योग के लिए फेमस है। आटा मिल, वस्त्र और कृषि आधारित, ठीक है, उद्योग के लिए ये फेमस है आपकी ब्यूनस आयर्स। उसके बाद आते हैं बाहिया ब्लांका, बाहिया ब्लांका। ये मैंने आपको ये भी दिखाया था, ये अर्जेंटीना में है, उसको मार्क कर लेना। मांस, मटन, ऊन निर्यातक बंदरगाह है। पुंटा अरेनास, पुंटा अरेनास ये दक्षिणी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध का दक्षिणतम आदिवासी शहर है, ये भी मैंने अभी दिखाया था आपको, ठीक है। पुंटा अरेनास दक्षिणी गोलार्ध का दक्षिणतम आदिवासी शहर है, यानी आपका जो अमेरिका है, ठीक है, ये अमेरिका कहाँ पड़ेगा? दक्षिणी गोलार्ध में तो है मैक्सिमम पार्ट इसका। यहाँ से जब इक्वेटर जाएगी तो इसका थोड़ा सा पार्ट उत्तर में जाएगा और बाकी दक्षिण में आ जाएगा, है ना, इसीलिए इसे दक्षिण अमेरिका नाम दिया गया है, साउथ अमेरिका बोला गया है। तो यहाँ पे जब इधर जाएंगे हम, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका आ जाएगा। तो ये क्या है? ध्रुव ही तो है, ध्रुवों पर तो स्थित है। तो ये आदिवासी शहर स्थित है यहाँ पर, यहाँ पे आदिवासी रहते हैं पुंटा अरेनास, तो इसीलिए कहा गया है दक्षिणी गोलार्ध का दक्षिणतम आदिवासी शहर है। ओके, नाउ नेक्स्ट अरिका, अरिका मरुस्थल मैंने आपको दिखाया था, ये कहाँ पे है? ये आपका अटाकामा मरुस्थल में है, ठीक है। अटाकामा मरुस्थल के अंदर छोटा सा मरुस्थल है जो विश्व का सुस्तम स्थल है। फिर माचू पिचू, माचू पिचू के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पेरू में से धार्मिक स्थल है, ये विश्व का आश्चर्य कहा जाता है। जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड थे, ठीक है, 7 वंडर्स जो थे, अब वो वंडर्स 7 नहीं रह गए हैं, अब कितने हो गए? 1 जुड़ गया है, 8 हो गए हैं। तो 8वां कौन सा है? ये आपके लिए करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ये आप सर्च करिएगा, ठीक है। तो अब हो गए 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। इसी 8 वंडर्स में एक है माचू पिचू, ये कहाँ स्थित है? पेरू में, ठीक है। ये एक धार्मिक स्थल है, तो ये आश्चर्य, विश्व का आश्चर्य के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा गुयाकिल, गुयाकिल के बारे में हमने कल बात की थी। गुयाकिल जो है इक्वाडोर के क्षेत्र में आता है, ये एक बंदरगाह क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे बंदरगाह स्थित है और रबर उद्योग के लिए जाना जाता है,
ठीक है। कार्टाजेना, कार्टाजाना जैव विविधता से संबंधित ये कोलंबिया में ये शहर दिखाया था मैंने आपको। यहाँ पर 15 मई 2000 को एक समझौता हुआ था, कार्टाजेना समझौता। ये किससे संबंधित है? जैव विविधता से। ठीक है। ये 1 सितंबर 2003 को लागू हुआ। हुआ कब? ये 15 मई 2000 को। लागू कब हुआ? 1 सितंबर 2003 से, है ना। उसके बाद हम देखेंगे स्थल अवरुद्ध। स्थल अवरुद्ध हाथी हम देख चुके हैं, पराग्वे आपका बोल्विया, दोनों स्थल अवरुद्ध देश हो गए। फिर दक्षिण अमेरिका को लैटिन अमेरिका भी कहते हैं, लैटिन अमेरिका। ठीक है। क्योंकि लैटिन अमेरिका इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर लैटिन भाषा बोली जाती है ना। और अन्य भाषाएं भी बोली जाती है, स्पेनिश, पुर्तगीज, फ्रेंच, इटालियन। क्यों बोली जाएंगी सारी भाषाएं? क्योंकि ये तो यूरोपियन है, लेकिन क्योंकि यूरोपियंस आए थे ना, यहाँ पर अपना कॉलोनी बना ली थी, ऑक्यूपाई करके औपनिवेश बना के यहाँ पर अपनी भाषा को भी दे के चले गए, है ना। उसके बाद आएंगे ब्राजील। ब्राजील की बात करें तो ब्राजील की राष्ट्रीय भाषा को पुर्तगाली कहते हैं। ठीक है, पुर्तगाली बोली जाती है ब्राजील की। ये यहाँ पर डोमिनेशन किसका था? कौन डोमिनेटिंग थे? पुर्तगाली थे। इसलिए यहाँ पे पुर्तगाली भाषा मोस्ट मतलब बहुत बड़े लेवल पे बोली जाती है। फिर 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा के पूर्व में पुर्तगाली एवं पश्चिम में स्पेनिश बोली जाती है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिएगा। ये आपका जो लैटिन अमेरिकी देश हैं, ये कैरेबियन कंट्री भी बोला जाता है आपके। ठीक है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये 7 है, इनको दिखा देंगे, इनकी फोटो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। ये मध्य अमेरिकी देश भी बोला जाता है, यानी कि आपका जो ये इधर अमेरिका है। ठीक है, यहाँ पे बस देख लीजिए, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। ये आपका उत्तरी अमेरिका हो गया। ठीक, उत्तरी अमेरिका। ये दक्षिणी अमेरिका, है ना। अब इन दोनों के बीच में ये जो पतली सी लाइन है, ये इधर, तो ये वाले जो देश है इनको बोला जाता है मध्य अमेरिका। ठीक है, इनको क्या बोला जाएगा? मध्य अमेरिका। ये मध्य अमेरिकी देश हो गया। ये पतली सी लाइन ऐसे पूंछ सी लटकी हुई, इन्हीं को मध्य अमेरिका बोला जाता है। अब ये मध्य अमेरिकी देश या कैरेबियन देश, इनको बोला जाता है, और साथ में ही इनको लैटिन देश भी बोला जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे देशों के रूप में इनकी वो कल्पना की गई है। सबसे पहला तो मध्य अमेरिकी, फिर लैटिन। अभी कितने देश हैं? ये 7 हैं। बेलीज, कोस्टारिका, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, पनामा। तो यहाँ से ये छोटे छोटे देश हैं, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको हम आगे कर लेंगे। ठीक है, 5-6 मिनट की वीडियो बना लेंगे, उसमें इनको अलग से कर लेंगे। उसके बाद हम आएंगे जनजातियां, यानी दक्षिण अमेरिका की जनजातियां कौन कौन सी हैं। तो आपकी इसको यहाँ हेडिंग डाल लीजिएगा, जनजातियां, है ना। जनजातियों में क्या? पहली आएगी बोरो। बोरो कहाँ है? ब्राजील में पाई जाएगी। ये कैसी जनजातियां होती हैं? ये जो हाइब्रिड जनजातियां होती हैं, जिनको संकर प्रजाति बोलते हैं, यानी दो जनजातियों के मिलने से जो जनजाति बनती है उनको संकर प्रजाति बोलते हैं, जनजाति बोलते हैं। ठीक है, ये लोग पशुचारण जैसे काम करते हैं, जैसे मेस्टिजोन्स, इंडियंस और यूरोपी से मिले हुए हैं। यानी इनका जन्म कैसे हुआ? बोरो का ब्राजील में जो पाए जाते हैं जनजाति क्षेत्र, ये जनजाति लोग मेस्टिजोन्स, इंडियंस यानी हमारे भारतीय लोग भी हैं, यूरोपीय लोग भी हैं और मेस्टिजोन्स भी हैं। तो 3 ब्रीड के एक ही में जो ब्रीड बन जाए उसको बोरो कहते हैं। ठीक है, 3 ब्रीड इसमें शामिल है, इसीलिए इसे संकर प्रजाति बोला जाता है। फिर मुलेटोज इसमें ये कैसी प्रजाति है? इसमें यूरोपियन मिली है और ब्लैक, यानी अफ्रीकन और यूरोपियन को मिलाकर 2 ब्रीड से बनी है मुलेटोस। फिर ठीक है, अब इसको जम्बोस को छोड़ दो, इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं गया है कई बार भी, एक बार भी नहीं पूछा गया है। ठीक है, मेस्टिजोन्स की जनसंख्या सर्वाधिक है, पशुचारण कार्य करते हैं, जिन्हें गौ चार्ज कहते हैं। ठीक है, सर्वाधिक किसकी जनसंख्या है दक्षिण अफ्रीका में? मेस्टिजोन्स। क्या करते हैं? पशुचारण करते हैं, और इनको क्या कहा जाता है? जो पशुचारण करते हैं गौ चार्ज बोलते हैं इनको। ठीक है, इसके अलावा जनसंख्या में सबसे बड़ा जो है ब्राजील, अर्जेंटीना। ठीक है, और क्षेत्रफल में ब्राजील और अर्जेंटीना दोनों सेम ही पोजीशन पे आते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया। ये सारा मैंने आपको शॉर्ट में अपने लिए जो लर्न करने की बारी आती है या बहुत शॉर्ट में देखना होता है, टाइम नहीं होता इतना, तो हमने पूरा विस्तृत पढ़ने की जगह हमने शॉर्ट में बना लिया है, बस वही चीजें आपको प्रोवाइड करा दी हैं। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट हम करेंगे ऑस्ट्रेलिया या फिर उत्तरी अमेरिका। ठीक है,
मे बी ऑस्ट्रेलिया कर लेंगे कि छोटा सा है, उसको पहले खत्म कर लेंगे, देन उसके बाद हम आएंगे उत्तरी अमेरिका। ठीक है, देन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट। सो पढ़ते रहिए अच्छे से, कोई दिक्कत आ रही हो तो हमें जरूर बताइएगा मैसेज करके। ओके, चलिए गुड नाइट।